हेलो हेलो। तो इसके पहले जो है सो कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में इंट्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट किए थे। और अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग क्या क्या समझे थे। करंट यानी कि धारा, और दूसरा हमने समझने की कोशिश किया था आवेश। क्या समझने की कोशिश किया था? आवेश क्या होता है और धारा क्या होता है ना। तो अगर देखा जाए तो हम लोग ये समझ गए थे कि अगर कोई भी चीज़ बहता है एक निश्चित दिशा में ना, कोई भी चीज़ अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करती है, बहती है, तो वहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? करंट का। वहीं पे हम धारा शब्द का जैसो कि एज ए इन्वेंशन के तौर पे समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कि आवेश क्या होता है। तो आवेश को समझाने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, या बताया था कि जैसो कि जब दो ग्लास और एवोनाइट के छड़ को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, उन दोनों के गुणों में बदलाव आता है, अर्थात एक नया गुण उत्पन्न होता है। और जो नया गुण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। एक और परिभाषा मैंने लिखवाई थी कि आवेश किसी भी कण या वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करता है या विद्युत चुंबकीय बल अपने ऊपर लगने का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। आई बात समझ में? ठीक है। ये परिभाषा आपको थोड़ी देर से समझ में आएगी, लास्ट लास्ट तक जब ये मतलब यह चैप्टर 50% चला जाएगा तब इस बात का मतलब समझ में आएगा। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन पहला पार्ट में था। बाकी यहाँ से हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इस चैप्टर को फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे और आप समझते भी चलेंगे, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द की उत्पत्ति जो है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जो पहला प्रारंभ है जहां से शुरू होता है, वो किस शब्द से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एम्बर। क्या अर्थ है? एम्बर। ठीक है। और ये कब आया था? ईसा के लगभग 600 वर्ष पूर्व। कब आया था? सोच के देखिए कि बहुत समय पश्चात हम लोग ये बात जान पाए हैं कि जैसे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलता है तो धनावेशित होता है, और किसी परमाणु में उदासीन अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा तो उसमें माइनस आता है। हमें ये बात बहुत बाद में समझ में आया है, लेकिन फिजिक्स को अगर देखिएगा, आइए, अगर फिजिक्स को देखिएगा, भौतिकी के नजरिए से देखिएगा, तो आवेश के बारे में हमको बहुत पहले से पता था कि आवेश जो है, चार्ज जो है, वो पहले मतलब एज ए जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं या एक वस्तु दूसरे वस्तु को अगर आकर्षित करती है बिना संपर्क किए, बिना कांटेक्ट के, तो यह है सो कि चार्ज के बारे में बहुत पहले से। तो इसके बारे में बताया था थेल्स ने। किसने बताया था? और कितना? 600 वर्ष पूर्व महान दार्शनिक थेल्स ने एम्बर के घिसने से उत्पन्न विद्युत बलों का वर्णन किया था। इसके बाद काफी समय बाद फिर बर्जिलियस का जो मैंने नाम बताया था वो आए थे। फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट कर करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारा चीज बताया था उन्होंने, जिसमें जो है सो कि क्या क्या था, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, फिर बाद में तो ये खिलौना हो गया ना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे अभी हम लोगों के समय में क्या चल रहा है, जैसे एक टाइम था जब सैमसंग का फ़ोन आया था तो सबके घर में सैमसंग का फ़ोन, या सारे बच्चों को वो एक होता था। हम लोग के फ्रेंड सर्कल में अगर सैमसंग का फ़ोन किसी एक के पास है तो सब कोई चाहता था कि वैसा ही हो। अभी एप्पल का दौर चल रहा है ना। अगर जैसे कि एप्पल का किसी के हाथ में फ़ोन दिख जाए ना, तो सब लोग उसको बहुत धनी मनी करोड़पति समझने लगते हैं। हाँ या ना? हो सकता है खाली उसके हाथ में एप्पल का ही फ़ोन हो, बाकी उसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। आई बात समझ में? या बहुत कुछ बेचने के बाद वह एप्पल फोन खरीद के चला रहा हो। ठीक है, तो ये हो सकता है। खैर, तो मतलब उस टाइम जो है सो कि देखो, जब भी कोई साइंस में कोई चीजें जो है सो कि आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है, या कोई बात पीछे पता चलती है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं और उस तरह के बहुत सारे काम करने लगते हैं। जैसे आने वाले टाइम में, या आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तो उसमें एक नाम सुनने को मिला होगा, कैथोड रेज, कैथोड किरण। याद आया? नहीं याद आया? तो कैथोड किरण आपने सुना। तो कैथोड किरण जो है, एक रॉबर्ट हुक्स करके एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार इस पे काम करा था। लेकिन उसके बाद जैसे कि सब लोग कैथोड किरण से ले लेके जो है कि खेलने लगे, और उसके बाद कई सारे लोगों ने उस रेज की मतलब सहायता से बहुत सारे चीजों का साइंस में इन्वेंशन किया, आविष्कार किया है। जब पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब बहुत गहराई तक आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो हर चीज का अपना एक दौर चलता है, हर चीज का अपना एक टाइम चलता है, और उसमें जो है कि बड़ा प्रसिद्ध रहता है, फेमस रहता है। ठीक है,
वैसे ही ये जो चार्ज रहा है अपने दौर का, अपने टाइम का, जब ये स्टार्टिंग में शुरुआती में जब आया है तो जो है सो कि काफी इस पर लोग इससे आकर्षित रहे और इस पे काम किए हैं। तो कोई क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया कांच के छड़ को रेशम के कपड़े, रेशम का कपड़ा हम लोग घर में होता है, नहीं आता है जी, तो कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा रेशम में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। देखिए ये बात पहले कन्वेंशन कर दिया गया है कि हम एक को पॉजिटिव बोलेंगे दूसरे को निगेटिव बोलें। आई बात समझ में? ऐसा थोड़े ना है कि इलेक्ट्रॉन अपने माथे पर लेकर माइनस ढोते चलता है, हम इलेक्ट्रॉन है हमारे माथा पर माइनस रखा, हम प्रोटॉन हमारे माथे पे प्लस चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बस ये समझना था या कि भाई अगर ये ग्लास रॉड है, ये रेशम का कपड़ा है, या ये ग्लास का रॉड है, ये वोनाइट का रॉड है, अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैथमेटिकल हमारे पास साइन क्या था, एक प्लस था एक माइनस था, तो हमको एक दूसरे के विपरीत दिखाना था, तो हमने एक को प्लस यूज कर लिया और एक के लिए माइनस यूज कर लिया। ठीक है, ये हम लोगों को प्रयोग से यह देखा गया कि संसार के किन्हीं दो वस्तुओं, संसार के किन्हीं दो वस्तु, देखिए कोई भी दो बॉडी बोला जा रहा है, रगड़ने पर इन्हीं दोनों प्रकृतियों के आवेश में से कोई एक प्रकृति का आवेश हर वस्तु में उत्पन्न होता है। मतलब ये तो ठीक है कि रेशम के कपड़े और कांच के छड़ को आपस में रगड़ करके एक कांच का छड़ प्लस हो गया और रेशम का कपड़ा माइनस में ऋणावेशित हो गया, लेकिन आप किसी भी दो चीज को लेकर आइए और उन दोनों का आपस में रगड़िए और रगड़ने के पश्चात आपको यह एहसास होगा, ये बात समझ में आएगा कि उन पर जो आवेश आ रहे हैं यानी उनका जो गुण आ रहा है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक के जैसा है, अर्थात वो भी या तो धनावेशित है या ऋणावेशित है। यानी आवेश कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। जब आवेश का गुण लिखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसो कि धन तथा ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है तो कैसे उत्पन्न होता है, इसका रीजन क्या है। देखिए जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, लेकिन ये बात आप इलेक्ट्रॉन जैसे ही बात बोल रहे हैं, ये तो तब बोल रहे होंगे लोग जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई होगी, पता चला होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है। आई बात समझ में? तो ये बहुत बाद की बात है कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है वह क्या होता है, बोलिए, ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वह वस्तु धन आवेश से क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, धन आवेश से धनावेशित हो जाता है। मतलब ये बता दिया गया कि भाई अगर आपके दिमाग में अब ये सवाल उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी करने के बाद कि भाई एक चीज पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो रहा है, एक निगेटिवली चार्ज क्यों हो रहा है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि चूंकि दोनों को रगड़ने से, दोनों को आपस में रगड़ने से ऐसा होता है कि एक पे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पे चले जाते हैं, तो जहां से निकलते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो धनावेशित हो जाता है, और जहां ये जाता है वहां पे क्या हो जाता है, ऋणावेश बढ़ जाता है, तो ऋणावेशित हो जाते हैं वो। ठीक है, इस तरह घर्षण से ऋण तथा धन आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं। देखिएगा यह बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह घर्षण से ऋण तथा धन आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं। इस बात को समझने वाला चीज है कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जैसे ही कोई धनावेशित होगा ठीक उसी समय कोई ऋणावेशित भी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और कोई निगेटिवली चार्ज हुआ ही नहीं, कोई धनावेशित हो गया कोई ऋणावेशित हुआ ही नहीं, या कोई ऋणावेशित हो गया कोई धनावेशित हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो तय है कि दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहीं तो जाएगा, तो उसको निगेटिवली चार्ज तो करेगा ही करेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो धनावेशित और ऋणावेशित जो वस्तुएं होंगी ये दोनों एक साथ उत्पन्न होंगी, ना कि अलग अलग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो एक साथ उत्पन्न होते हैं तथा उसका परिमाण एक दूसरे के बराबर होता है। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, जितना धनावेशित वो हुआ है उतना ही ऋणावेशित ये हुआ है। आई बात समझ में? इस तरह आवेश की न तो सृष्टि होती है, सृष्टि का मतलब निर्माण, बनना। आई बात समझ में? इस तरह से आवेश की न तो निर्माण होती है या न तो सृष्टि होती है और न ही नाश। अब ध्यान से सोचो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अचानक से आपके पैकेट में 10 रुपए से अचानक से पैकेट में पैसा बढ़ने लगे, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, सोच के देखिए तो आपको क्या लगेगा, मेरे पैकेट में क्या हो रहा है, मोटाई बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। जैसे ही आप निकाल के देखिए एकदम अरे पूरा पैसा से भरा पड़ा है, तो जादू वाली बात हो गई ना। लेकिन ऐसा मैं करूं, समझो बात, ऐसा होता है कि आपके साथ नहीं होता ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब ऐसा एक बात बताओ, अगर मैं करूं कि मैं अपने पैकेट से यहाँ से 10 रुपए निकालूं और आपके पैकेट में डाल दूं, फिर 10 रुपए निकालूं आपके पैकेट में डाल दूं,
तो क्या आपके पैकेट में पैसे का निर्माण हो रहा है? क्या आपका पैकेट जादू वाला पैकेट है? क्या वो पैसा बना रहा है? अरे बोलिए हाँ या ना। ऐसा नहीं है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले जितना आपके पास पैसा था और मेरे पास जो पैसा था, वो टोटल पैसा जो है अभी भी उतना ही है। हो ये रहा है कि एक जगह से निकल रहा है और दूसरे जगह जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, तो हम ना ही यहां से निकल के चला गया तो हम ना ही कहेंगे कि ये नाश हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया। आपके पास से अगर चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपके पास से चला गया तो आपके गुणों में बदलाव आएगा, आप पर आवेश आ जाएगा, जिसके पास जाएगा उसमें उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा, उस पर आवेश आ जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन जितना आपका पॉजिटिवली आएगा उतना ही उसका निगेटिवली आएगा। फिर उसको अगर पकड़ के ऐड किया जाए, समाप्त किया जाए, तो क्या मिलेगा? रिजल्ट जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? आई बात समझ में? ठीक है, तो एक जगह से एक चीज कम हो रहा है और वही जाकर के दूसरी जगह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही? तो क्या निर्माण हुआ, क्या विनाश हुआ? तो ना तो निर्माण हुआ ना ही विनाश हुआ। और इसी बात को कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो आपसे अगर जब भी पूछा जाए कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कहिएगा कि आवेश का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है या विनाश होता है। जैसे आप ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आप बोला करते हो कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। आई बात समझ में? ठीक है, वैसे ही बोलिएगा कि आवेश का जो चार्ज होते हैं ना तो उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। इसी बात को, इसी कथन को हम क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आई बात समझ में? और ये बात हमेशा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये पहला वाला लाइन, कि जब भी एक वस्तु धनावेशित होगा तो उसी टाइम पे दूसरा वस्तु ऋणावेशित होगा। आई बात समझ में? अगर एक धनावेशित, खुद ही सोचिए, अब एक धनावेशित हो गया, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकला, धनावेशित हो गया, आई स्पेस में कहीं भी कोई पार्टिकल ऋणावेशित हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? फिर तो चार्ज नष्ट हो रहा है। सोचिए हाँ या ना। मेरे पैकेट से 10 रुपया निकला और किसी को मिला नहीं, फिर तो ये खत्म हो रहा है ना पैसा, फिर तो गायब हो रहा है ना। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना। लेकिन वही यहाँ पे जो है सो कि कैमरा लगा के चेक किया जाए, किसके अगर किया जाए तो पकड़ा जाएगा कोई ना कोई कि नहीं नहीं वो गायब नहीं हुआ, किसी के पास है। अरे हाँ कि ना। बात समझ आ रही है आपको? तो बेसिकली जो है सो कि ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली ये आपका क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। क्या बोलो? टोटल कांस्टेंट रहता है, ना ये घटते हैं ना ही ये बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक जगह से एक परमाणु से निकलेंगे दूसरे परमाणु पे जाएंगे, एक रॉड से निकलेंगे दूसरे रॉड पे जाएंगे, एक वस्तु से निकलेंगे दूसरे वस्तु पे जाएंगे, तो कहीं घटेगा और कहीं बढ़ेगा। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद भी दिलाना चाहेंगे, बेसिकली हम लोग 3 नियम हमको बार बार सुनाई देता है। एक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सुने आप लोग, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। एक आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आने वाले टाइम में जब आप फिजिक्स में काफी डेप्थ पकड़ेंगे 12th तक, तो ये वाला जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है और आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है, ये दोनों आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक अप है। माफ कीजिएगा, द्रव्यमान और ऊर्जा, कौन कौन? द्रव्यमान और आवेश नहीं, द्रव्यमान और ऊर्जा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक अप है। ओहो, ये दोनों एक दूसरे से आपस में लिंक अप है। आपने कभी मुझे ये वाला टी शर्ट पहनते हुए देखा है? ये देखा आपने? तो यहाँ ई का मतलब है एनर्जी, क्या मतलब है? और एम का मतलब है, और सी का मतलब, हाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं आप। बोलिए बोलिए बोलिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में? तो जैसो कि ये किसी वस्तु के द्रव्यमान को बताता है और ये प्रकाश की चाल होती है, और ई बताता है एनर्जी को, ऊर्जा को। तो बेसिकली ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया हुआ इक्वेशन है। तो यहाँ पे एनर्जी और मास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इस समीकरण के मतलब कई तरीके से एक्सप्लेनेशन करने के तरीके होते हैं, कई तरीके से समझने का इसका अपना ये है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि दुनिया में जितने सारे साइंटिस्ट हैं, जितने सारे फिजिसिस्ट लोग रहे हैं,
वो द्रव्यमान और ऊर्जा को दोनों को अलग अलग करके देखने का जो उनका एक नजरिया था, उसको लेकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिला करके बोला कि भाई जो मास है वो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो मास है। आई बात समझ में? हाँ, जब बहुत सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा होती है तो मास का फॉर्म लेती है, द्रव्यमान का रूप लेती है, और वही द्रव्यमान जब बहुत चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे टूटती है, तो किसका फॉर्म लेती है? एनर्जी का फॉर्म लेती है। किसका फॉर्म लेती है? एनर्जी का रूप लेती है, ऊर्जा का रूप लेती है। ठीक है, खैर इसके बारे में इतना भी आपने सुना तो मेरे लिए बहुत है। खैर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, परमाणु और उसका आवेश। ये बात यहाँ पे क्यों लिखा गया? देखो, जो एटम होते हैं ना, क्या बोला मैंने, जो परमाणु होते हैं, कल मैंने बेसिकली आप लोग ये सब डायग्राम शायद बनाया भी हैं आप लोग। जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, फुटबॉल के जैसा, हाँ कि ना? बोलिएगा, सही है ना? और इसके अंदर एक छोटा सा नाभिक रहता है। क्या रहता है? अच्छा, इस नाभिक में कौन कौन रहता है? ठीक है, प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन को, अच्छा प्रोटॉन धनावेशित रहता है कि ऋणावेशित? प्रोटॉन धनावेशित रहता है, और न्यूट्रॉन, वेरी गुड, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, इसलिए तो इसका नाम भी न्यूट्रॉन है, हाँ कि ना? ठीक है, तो धनावेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इसके कक्ष में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष पढ़ते रहते हैं हम लोग, हाँ कि ना? किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो बात की बात है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन रहता है, आप प्रोटॉन क्या रहता है? धनावेशित रहता है। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहता है? ऋणावेशित। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है सो कि होता क्या है, ये परमाणु या एटम इस तरह के डायग्राम क्यों लिए गए? क्योंकि देखो, हम लोग एक पिछले क्लास में ये डिस्कशन कर रहे थे कि एक ग्लास का रॉड है और एक एम्बर का रॉड है, एवोनाइट का रॉड है। ठीक है, याद आया आपको? दोनों को आपस में रब कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाता है। तो मैंने समझाने की कोशिश किया था कि जब दो रॉड को आपस में रगड़ते हैं, जब दो रॉड को हम लोग आपस में रगड़ेंगे तो उसका ये किससे बना होगा? परमाणु से बना होगा। तो इसके सतह पर जो परमाणु होंगे, उनमें उन परमाणुओं के जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को ऊर्जा मिलती है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर होते हैं ना, इन्हीं को वो गर्मी मिलती है, उष्मीय ऊर्जा इन्हीं को मिलता है। क्या मिलता है? इनको उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक से बाहर निकल जाते हैं। और यही जब बाहर निकलते हैं तो ये आपका जो है, यहां मान लीजिए इस एटम से निकला वो, तो ये कैसा, ये जो एटम होगा, ये जो परमाणु होगा, इसका गुण बदल जाएगा। क्योंकि पहले इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था, जितना प्रोटॉन था, उस हिसाब से एटम क्या था? बैलेंस था, उदासीन था, न्यूट्रल चल रहा था। ये बात समझ में आया? कोई आया, अच्छा सोचिए ना, एक एटम को ही पकड़ लीजिए, एटम बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं दे सकता हम लोगों को, ठीक ना? नॉर्मल ह्यूमन आई से सामान्य तौर पे वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग का भी शरीर एटम के जैसा है, तब तो एटम आराम से दिखाई देगा। अरे बोलो, ठीक है, हम इतने बड़े हैं तो हमको ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम खुद नाइट्रोजन बने तो हमको ऑक्सीजन दिखाई देगा कि नहीं देगा? आराम से दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो नहीं, हम लोग मान लीजिए नाइट्रोजन बन गए, फ्लोरीन बन गए, अब पकड़ के लगे जो है सो कि एगो सोडियम को ले लिया, एगो पोटेशियम को ले लगे रगड़ने एकदम। आई बात समझ में? चाहे वो सोडियम ले लिए, एगो क्लोरीन, और दोनों को पकड़ के लगे रगड़ने। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हमको दिखाई दे रहा है, तो एटम टू एटम पकड़ के रगड़िएगा तो कहाँ रगड़िएगा? इसके ऑर्बिट टू ऑर्बिट। जैसे मान लो ये एक एटम है, ऐसा ही जो है सो कि एक और एटम होगा, सोच के देखिए, ऐसा ही यहाँ पर एक और एटम होगा, दोनों को रगड़िएगा तो यहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यहाँ गर्मी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ हीट आ जाएगा, और हीट आएगा तो हीट किसको मिलेगा? न्यूक्लियस को कि इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को, जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलिए। अब जिसकी एनर्जी पहले बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो कहाँ जाएगा? दूसरे एटम पे चला जाएगा। तो एक एटम से निकलेगा, दूसरे पे चला जाए। अब दोनों के गुण में बदलाव आएगा, दोनों के गुण में। आई बात समझ में? देखिए, कहीं से निकल के जाने पर और कहीं जाने पर बहुत बड़ा चेंज आता है। भले ही ये बात, जैसे एक पिछला एग्जांपल तो मैंने दिया ही था कि सड़क चलते हुए आपको कोई रगड़ के चला जाए तो उसके गुण में भी बदलाव आएगा, और आपके दोनों गुण में बदलाव आएगा। और जो नया गुण वो आया, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे ऐसे आप समझिए, मान लीजिए एगो ये गाँव है, ठीक है, अब ये समझिए, ये क्या है बोलिए? ये गाँव है, ये भी एक गाँव है, ये इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ठीक है,
अब इसका नाम है ए, इसका नाम, अच्छा ऐसा सोचिए इसमें 500 ईमानदार लोग रहते हैं, ऑनेस्ट पीपल। अब 500 जो है सो कि चोर रहता है, थीफ रहता है, क्या रहता है, चोर। तो 500 अच्छे आदमी और 500, तो गांव उदासीन है, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, है या ना, ठीक है, बैलेंस चल रहा है। इस गांव की भी वही कहानी है, 500 अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं, और 500 क्या है बोलो, चोर है। अब गलती से ऐसा हो जाए, सोच के देखिए, ये भी न्यूट्रल गांव था, ये भी न्यूट्रल था, ठीक है, दोनों गांव की व्यवस्था ठीक चल रही थी, अर्थव्यवस्था वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसा हो जाए किसी टाइम कि जो है सो कि इस गांव में से 200 चोर निकल जाए, इस गांव में आ जाए, तो बताइए इस गांव के गुण में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अब यहाँ पर 500 अच्छे आदमी तो हैं ही, ऑनेस्ट पीपल, और 500 में से 200 चले गए तो कितने बचे, 300। यहाँ पे बताइए क्या होगा, 700। अब बताइए कि यहाँ जो 200 चोर कम हुए हैं, पहले जितना चोरी हो रहा था, डकैती हो रहा होगा, उतना ही अभी भी होगा, कम होगा। तो इस गांव का लोग जो अच्छा लोग होगा, सोच मतलब चाहे कोई इस गांव में आएगा तो उसको लगेगा गौवा सुधर गया है का, हाँ कि ना, उसको थोड़ा सा अलग ही महसूस होगा, अलग तरह से फील होगा। लेकिन इस गांव में अगर कोई घूम करके आया जिसमें अब 700 चोर हो गए हैं, वहां चप्पल भी नहीं बचेगा, बचेगा, चप्पल जूता मोजा सब चुरा लेगा, सब जो नहीं चुराना चाहिए वो चुरा लेगा सब, हाँ कि ना, गंजी बनियान सब लेके भाग जाएगा सब, ठीक है। हाँ हाँ, समझ रहे हो ना। अब चोरों की संख्या बढ़ेगी तो भाई सबका रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। अब जिसको कुछ नहीं मिल रहा होगा वो सब यही ना करेगा, ठीक है। यहाँ जो है सो कि तो भयंकर बदलाव आएगा, इसका भी बदलाव आएगा और इसका भी बदलाव आएगा, दोनों जगह बदलाव आएगा। तो इनके गुणों में जो बदलाव आया है, अर्थात जो नए तरह का जो गुण आया है, नया कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन यही बात आपको एटॉमिक लेवल पे समझना है, परमाणविक स्तर पे समझना है कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब एटम टू एटम यहाँ पे हीट आता है तो हीट इलेक्ट्रॉन्स को मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो कक्ष छोड़ के बाहर भागता है, और बाहर भागता है तो वहां पे जाता है जहां पे एनर्जी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी बढ़ेगी ना तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो परमाणु से बाहर भागता है, और फिर जब बाहर भागता है तो फिर स्टेबिलिटी ही खोजता है, और फिर कहा जाता है जब देखेगा कि यहाँ पे एनर्जी जो है सो कम है, मतलब जितना एनर्जी उसका रहता है उस एनर्जी के स्तर पे, उस ऊर्जा के स्तर पे जहां अपने आप को स्टेबल पाता है वहीं पे रहता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि अभी यहाँ वातावरण का तापमान जो है सो कि मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना है बोलिए, 37 डिग्री सेल्सियस है, वो कह रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर 50 होगा ना तो फिर आप उबलोगे, यहाँ पे बल 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 ऐसे करोगे आप, ठीक है, आकाश आकाश उबलना शुरू हो जाओगे आप, ठीक है। तो ध्यान देना इधर, तो वापस आओ। तो कहने का ये मतलब है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो। तो मैं ये कह रहा था कि जब दो चीज़ों को हम आपस में रब करते हैं तो यहाँ जो हीट आती है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर जाते वहाँ पे हैं जहाँ पे फिर उनको स्टेबिलिटी मिलती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ठीक, और एक ऐसा मैं गैस लाता हूँ जिसका टेम्परेचर 37 है, और उसको जो है सो कि यहाँ पे अगर हम लोग एज ए छोड़ दें, अगर उसको यहाँ पे ओपन करें, उसका भी टेम्परेचर 37 है, तो आराम से रह सकता है। लेकिन एक ऐसा गैस लेके आइए जिसका टेम्परेचर जो है सो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना बोलिए, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, वो बड़ी तेजी में भागेगा, एक्सपैंड करेगा। आई बात समझ में। अब बहुत ठंडा लेके आइए तो क्या होगा, वहीं पे रह जाएगा। आई बात समझ में। तो एनर्जी जब कोई चीज गेन करता है तो उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, वो और परेशान होता है, और जब एनर्जी घटता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, वो और अस्थायी होता है, और स्टेबल होते जाता है, और आराम से होते जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितना ऊर्जा उसको मिला होगा उस ऊर्जा के उस ऊर्जा के आधार पर एक एटम से निकल के दूसरे पे जाएगा, और जैसे ही जाएगा, जहां से जाएगा उसको क्या कर देगा, धनावेशित, और जहां जाएगा उसको ऋणावेशित कर देगा। आई बात समझ में। तो हम अब देखते हैं कि दोनों के गुणों में क्या हो गया, बदलाव आ गया, और इसके कारण इन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या आ गया, आकर्षण। अब ये परमाणु जो था ये तो रॉड में था, अरे हाँ कि ना, अरे हम तो इस रॉड के परमाणु का बात कर रहे थे ना, हम तो अगर रॉड को कर रहे थे ना, एक ग्लास का रॉड था, एवोनाइट का रॉड था, हम तो उसमें से परमाणु निकाल के आपको समझा रहे हैं। तो बहुत सारा इसका परमाणु, बहुत सारा दूसरे रॉड का परमाणु आपस में रगड़ खा रहा है, पूरा हीट आ रहा है, तो इसका रॉड और इसका रॉड, अब क्या होगा, एटम टू एटम अट्रैक्शन हो रहा था, तो इसका बहुत सारा परमाणु इसके बहुत सारे परमाणु क्या करेगा, खींचने लगेगा, तो रॉड खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, तो दोनों रॉड के बीच में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। तो बाहर
एज ए रॉड रॉड खींचा जा रहा है, लेकिन उसको एटॉमिक लेवल पे, परमाणविक स्तर पे जाकर उसके अंदर देखो क्या चल रहा है, उसके अंदर ये चल रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाए। सच में आया? कुछ बच्चे अजीब करते हैं, हाँ आया समझ में। ठीक। वो गाँव में होते हैं ना कि कुछ लोग बूढ़े, मतलब है ना पुराने लोग, हाँ, जब उनके सामने आप जाइएगा ना तो वो पहुंचने के बाद ऐसे कहते हैं, फालना के लड़का हुआ। ठीक। तो हाँ मतलब वो हो जाता है, ठीक है। तो हर क्लास में कुछ बच्चे भी ऐसा होते हैं जैसे कि, तो वो उसी बूढ़े व्यक्ति की तरह एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे कि अभी दे रही थी ये बच्ची जो है। अगला जो है सो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण। देखिए सबसे पहले तो आवेश के गुण में मैं पहला पॉइंट यही लिखूंगा कि आवेश कितने तरह के होते हैं। पहला पॉइंट तो मैं यही लिखना चाहूंगा, तो इसको व्हाइट कर दिया जाए क्या? नहीं होगा शायद। अच्छा कोई नहीं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताइएगा? ठीक है। ए नंबर धनावेश, और दूसरा बी नंबर। अच्छा धनावेश कब आता है बताइए आप, बोलिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक। ऋणावेश कब होता है? ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी में हम लोग यही लिख रहे हैं कि आवेश जो होता है वो दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। दूसरा, अच्छा आवेश जब एक ही जैसा आएगा, जैसे मतलब ये भी प्लस में रहा और ये भी प्लस में रहा, या ये माइनस में है तो भी माइनस में, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो बताइए क्या होगा, आकर्षण या विकर्षण? तो क्या मैं लिख दूं, समान आवेशों के बीच क्या होता है, बोलो। समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है, विकर्षण होता है, एवं असमान, असमान बोले तो अलग अलग, मतलब अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा, एवं असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच क्या होता है बताइए, आकर्षण होता है। यानी अगर प्लस प्लस रहा तो दोनों के बीच क्या होगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। देखिएगा तीर कैसे लगाए हैं, वैसे ही सोचिए, अगर एक माइनस वाला रहा एक माइनस वाला रहा तब भी क्या होगा, तब भी दूर भगाएंगे ये। और तीसरा अगर मान लीजिए प्लस रहा और यहाँ माइनस रहा तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे होगा रिपल्सन, मैं आर लिख देता हूँ, समझ जाइएगा आप। यहाँ भी रिपल्सन लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन। आई बात समझ में? सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है। दो समान आवेश या एक ही तरह के आवेशित आवेश से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, और अलग अलग प्रकार के आवेश से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। कोई दिक्कत? तो समान वाले विकर्षित करेंगे, असमान वाले क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, तो आवेश का ये दो गुण हो गया। तीसरा, आवेश की प्रॉपर्टी में हम लोग तीसरा पॉइंट बात करते हैं। ये दोनों समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? ठीक, बढ़िया। तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, हम लोग ई अगर माइनस लिखें, ध्यान सुनिएगा, अगर ई पर माइनस लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, और ई लिख के माइनस नहीं लगाए तो वो उसके चार्ज को दिखाता है। मतलब सिंबल क्या होते हैं कि ई जब इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चे हमेशा उसको इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। मैं लिखता हूं, ठीक है, ऐसे ई पर माइनस लगा दिया मैंने, तो ई पर माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, या एक प्रोटॉन लिख के इस पर आप प्लस लगाते हो, ठीक है, ई माइनस या
तो इसको आप क्या पढ़ोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, रुक जाओ। ये हमारा बेसिकली है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक लगा दीजिए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किसी को याद है कितना होता है? कोई बताएगा कितना होता है? -1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। सी वहां पे कूलम है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? कूलम होता है ना। जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकंड होता है, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। वैसे ही आवेश को हम किसे में मापते हैं? हाँ, अगर हमारे पास मात्रक नहीं होगा ना तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? जैसे दुकान पे आप चले जाइए, कहिए 4 दो, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो आप जैसे ही कहते हो कि 4 केजी दो, तो फिर आपसे पूछता है कि क्या, लेकिन वो समझ जाता है कि आपको 4 केजी से इतना चाहिए, उसको आराम से तौल के माप करके दे देना है। तो बेसिकली वो समझ जाता है द्रव्यमान की आप बात कर रहे हो। लेकिन ऐसी जगह दुकान पे कहो 4, हाँ या ना भाई, बात समझ आ रही है आपको? और अगर यूनिट नहीं लगाओगे ना तो बड़ी बुरे फंसेंगे हम लोग। आप गलत जगह गलत यूनिट का प्रयोग किए तो और दिक्कत है। आई बात। अब केला के दुकान पे चले जाओ, कहो 4 घंटा केला दो, तो कैसा लगेगा? ये पूरा का पूरा कॉमेडी वाला बात है, हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो आप वहां पे दर्जन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ। अब चीनी के दुकान पे चले जाइए, चीनी के दुकान पे चले जाइए, कहिए 2 मीटर चीनी दो। अब 2 मीटर चीनी मांगिएगा, कपड़ा की दुकान पे कहिए कि 4 किलो कपड़ा दो। तो भाई आप कपड़े के दुकान पे जाइए तो मीटर में बात करिए, चीनी के दुकान पे जाइए तो केजी में बात करिए, केले के दुकान पे जाइए तो आप दर्जन में बात करिए। तो अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसके लिए जो यूनिट फिक्स किए गए हैं वो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलत जगह गलत यूनिट का प्रयोग, पहले तो यूनिट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। और दूसरा, गलत के जगह गलत यूनिट का यूज किया आपने तो समझ लो वो पूरा भौतिक राशि का आपने ऐसा का तैसा कर रखा है। आई बात समझ में? फिर सामने वाला भी ऐसा का तैसा करके आपको देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, बोलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन, देखो माइनस यहाँ बस उसकी प्रकृति को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन का वैसे लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तो माइनस और प्लस यहाँ लगाने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का आवेश, जिस प्रकार का गुण इलेक्ट्रॉन का है, उसके उल्टा है किसका गुण? प्रोटॉन का। ये माइनस का मतलब, देखो माइनस का मतलब आप कई बार निगेटिव निगेटिव पकड़ पकड़ के ना बैठ जाते हो। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, एज ए मैं एक बॉय हूं, तो मुझे अगर एक रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एक गर्ल होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस सिंबल का यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा है क्या कि समूह सर को माथा प्लस लिखल है, एक इधर दिख रहा है क्या कोनो प्लस? इन आगे सर हाई से प्लस, एगो हाई है एगो हाई है, देखिए प्लस नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। प्लस माइनस यहाँ पे एक बस इस बात का संकेत है कि जैसा गुण इलेक्ट्रॉन का होता है उसके विपरीत गुण, उसका ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है? बस यहाँ माइनस प्लस का उतना ही मतलब है। लेकिन जो चार्ज का वैल्यू होता है कितना होता है और उसका यूनिट क्या है, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। और कितना होता है वैल्यू में? तो 1.6 गुना 10 का पावर माइनस, ये किस पर आवेश होता है? कितने इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है। अच्छा ठीक है, एक प्रोटॉन पर कितना होगा बताइएगा आप? यहाँ पी के ऊपर प्लस दिखा दिया मैंने, और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन पर, मैं डाइजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? +1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। वैल्यू वही है, आप देख पा रहे हो, वैल्यू वही है, बस अंतर क्या हुआ? एक माइनस में और एक। तो फिर से आप मुझे बताइएगा इस बार कि इस माइनस और इस प्लस का क्या मतलब है? कि जिस प्रकार का गुण इलेक्ट्रॉन का है उसके विपरीत, हाँ उसके विपरीत गुण कौन है? किसका है? प्रोटॉन का है। आई बात समझ में? बस बस, ये सुन के मेरा जीवन धन्य हो गया, इसीलिए हम जिंदा थे अभी तक। आगे शुरू करें? हाँ ठीक है, देखो फिर शुरू हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी ई के ऊपर हम माइनस लगा देना तो वो किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन को। देखिए एक बार यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक बात लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तीसरे पॉइंट में मुझे यही बताना था। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश को, अच्छा ये बार बार सी लिख रहे हैं ना, मैं एक बार ऐसे लिख ही देता हूं ताकि हो सकता है 4 दिन बाद आप में से कोई आगे पूछेगा सर सी क्या है, तो हम कहेंगे चंदा मामा। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश को एक नाम से जानते थे, वो क्या हो, आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश को इंग्लिश में कहते हैं रूट चार्ज। क्या कहते हैं? रूट चार्ज। आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज रूट चार्ज, मूल आवेश किसे कहते हैं, तो आप यही डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, रूट चार्ज कहते हैं। अच्छा आप बताओगे मेरे को, ये जो मूल होता है या रूट होता है, इसका मतलब होता है जड़। अगर आप इंग्लिश में पढ़े होंगे तो रूट का क्या मतलब मिलता है? जड़। बेसिकली किसी भी चीज की शुरुआत जहां से होती है उसी को जड़ कहते हैं। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो आप बात को समझना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको आप बांट नहीं सकते हो, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर हमसे कोई पूछे कि यहां पर ये एक एटम है, क्या है बोलिए? एक एटम है, हमको क्या करना है? इसको आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित करना है। आप मुझे बताइएगा कि इस पर कम से कम कितना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहली बार जब इसको आवेशित करेंगे हम लोग, सबसे पहली बार जब इसको आवेशित करेंगे तो क्या कर सकते हैं? या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम देंगे और नहीं तो इसमें से एगो निकाल लेंगे, तो ये परमाणु आवेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए, ये मत कहिएगा सर हम तो आधा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन आधा नहीं होता, ठीक है ना, या उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे और भी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का एक वेव थ्योरी भी है, बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पार्टिकल वाले नेचर में ही फोकस करते हैं। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं या यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा। अब बात मुझे बताइए कि अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला तो बताइए इस परमाणु पर कितना आवेश आ गया होगा? माइनस की प्लस? माइनस। माइनस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश आ गया होगा। आपसे अगर मैं सवाल ये पूछूं कि इतना जो आवेश आया एक इलेक्ट्रॉन आने से, इससे कम आवेश हमको इस परमाणु पर लाना है, क्या पॉसिबल है? इससे ज्यादा लाना है, पॉसिबल है कि नहीं है? इससे ज्यादा आवेश लाना इस परमाणु पे पॉसिबल है कि नहीं है? है। अरे एक इलेक्ट्रॉन लाए हो, एक और लेके आ जाओ, जितना आया था उतना आवेश फिर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लाके और डाल दीजिए और आवेश आ जाएगा, एक लेके और ला दीजिए। नहीं आ रहा समझ में? इलेक्ट्रॉन ला करके इस पे डालते जाइए, आवेश क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अरे हाँ ना बोलिए। अच्छा मान लीजिए, तो समझ में आ रही बात? अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग डाले नहीं होते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया होता, क्या कर दिया गया होता? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने यहाँ से निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस? इस बार ये हो जाएगा धनावेशित। और इस पर कितना धनावेश आएगा? इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। क्या इससे कम आएगा? क्या इससे कम आएगा? नहीं आएगा। अच्छा इससे ज्यादा आवेश यहां पर ला सकते हैं कि नहीं? एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, पॉजिटिव चार्ज उसमें और उतना आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। तो आप जो है सो कि इतना जो चार्ज है इसके गुना, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना आप कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम किसी वस्तु पर ऋणावेश के रूप में चाहे धनावेश के रूप में कितना आवेश उत्पन्न कर सकते हैं? सबसे कम से कम इतना ही कर सकते हैं आप। इससे कम आवेश धनावेश के रूप में या ऋणावेश के रूप में हम किसी बॉडी पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। ये कितने लोगों को बात समझ में आई? सच में आया? देखो हाथ सब लोग उठा दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब भाषण वाषण चल रहा है। आई बात समझ में? या कोई कथा कहानी मैं कह रहा हूं, ठीक है? और वो होता है ना कि दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोलिए देवी माता की जय। आप लोग एकदम, हाँ देखो बोल भी रहा है सब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए ठीक, कोई नहीं।
तो इस आवेश को, बउआ हेलो, हाय, इस आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहने का क्या कारण है, समझ आया अब? क्योंकि कम से कम, समझिएगा बात, किसी भी वस्तु पर कम से कम आवेश आप धनावेश या ऋणावेश के रूप में अगर उत्पन्न कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं, इससे कम आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और सबसे पहली बार अगर कोई बॉडी चार्ज होगा, वो चाहे निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, सबसे पहली बार जब इलेक्ट्रॉन से निकलने या आने से चार्ज होगा तो इतना ही चार्ज आएगा उस पर, हाँ या ना? इसीलिए इस आवेश के परिमाण को हम क्या नाम दिए हैं? मूल आवेश, रूट चार्ज। आई बात समझ में? आपने एक चीज सुना होगा कि परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, वहां भी मूल शब्द आता है, हाँ या ना? कि परमाणु में 3 छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, हाँ कि ना? तो अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब तक आप जब पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि दुनिया का सब चीज इसी से बना है, इसे परमाणु बना है, परमाणु से अणु बना है, अणु से पदार्थ बनते हैं, तो यौगिक पदार्थ बनते हैं नहीं बनते हैं? अरे बोलिए भाई। तो सब चीज का एज ए रूट क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? मूलभूत कण। क्या कहते हैं? मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल। तो जब जब आपको जो है सो कि जब भी ये शब्द सुनाई दे रूट, मूल, इसका मतलब है उसका इनिशिएशन, शुरुआती, और उस पर खुद सोचिएगा तो निकल के आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है 4 का वर्ग मूल, क्या बोला जाता है? मूल आया ना? 4 का स्क्वायर रूट, इंग्लिश में भी आया ना रूट, ठीक है। अब आप 4 का वर्गमूल, तो 4 खुद अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है, वर्ग नंबर है, लेकिन उसका जड़ क्या है? 2 है। आई बात समझ में? 2 का ही स्क्वायर करने पे क्या है? 4। तो 4 वर्ग है, लेकिन 4 का रूट क्या है? 2 है, उसका जड़ क्या है? 2। उसी का स्क्वायर करने पर ही 4 आता है। नहीं आ रहा समझ में? तो बेसिकली रूट का ये मतलब है, मीनिंग है। इसको पकड़ के बैठोगे ना तो बहुत सारी चीजों को तोड़ने में आसानी होगी। है 3 बातें समझ में आई? आवेश 2 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के? देखिए ध्यान दीजिए, वरना हम 20 प्रकार बना देंगे आवेश का। आवेश कितने प्रकार के? कौन कौन? धनावेश और, ठीक, बढ़िया। दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा गुण क्या पढ़े हैं? अरे समान आवेश एक दूसरे को, और असमान, कोई दिक्कत? और तीसरा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग आएंगे चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर, विद्युत आवेश का मात्रक। अभी कहाँ से? अभी इसमें, अभी इसके गुण में ही बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। तो चलिए, अगर बाकी हैं तो हम लोग इधर आ जाते हैं 4 नंबर पे। आगे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ आप लिखेंगे। चौथा प्रॉपर्टी देखिएगा, समझिएगा। हम लोग ना अभी जो है सो कि आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, एक टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर समझना चाहें आप तो थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आवेश है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मतलब एक धनावेशित वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु पे मान लो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, और दूसरा एगो पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे रख दो, तो इनमें आकर्षण होगा कि विकर्षण? विकर्षण। बहुत अच्छा। तो ये इसको धकेलेगा, हाँ कि ना? तो धकेल के भगाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। जैसे आप देखिएगा छोटा बचपना में होता है ना, छोटका बचवा, जैसे मान लीजिए आप, हम लोग बचपन में ही सब खूब काम किए। गर्मी का दिन है, सामने टेलीविजन चल रहा है, एक के हॉल में सब लोग बैठा है, देह पर देह चढ़ के जाकर बैठ गया, तो पीछे से घुसते घुसते आया, ऐसा बैठा कि तुम्हारा पैर उसके पैर पे रखा गया। अब वो धकेल जाएगा, घसक होने, हाँ कि ना? वो आपको धकेल के भगाता है, भगाता है कि नहीं भगाता है? बेसिकली वो क्या है, या आप किसी, समझो बात, किसी के फील्ड में जब एंट्री मारते हो ना, जब किसी फील्ड में आप एंट्री मारते हो और वहां पे किसी और का इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, किसी और का उसमें प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव से आपको गुजरना होता है, उसको झेलना होता है, उसको महसूस करना होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आमतौर पर देखिए, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो ये ऊपर चला जाएगा, एकदम जाएगा। अभी देखिए मैं करके दिखाता हूं, गया कि नहीं गया? ऊपर गया, नीचे गया, क्यों? पृथ्वी नीचे खींचती है। फिर सुधारो सब, पृथ्वी हमेशा केंद्र की तरफ खींचती है। गलत बात है ये, मैंने कितनी बार बोला है, हर क्लास में बात बोलता हूं, मत बोला करो पृथ्वी नीचे खींचती है।
पृथ्वी किधर खींचती है? ये अर्थ है, ठीक है। आप जैसे कि आप यहाँ हैं, तो आप जब कोई चीज छोड़ते हैं यहां से, तो पृथ्वी ऐसे खींच रही है, तो आपके लिए नीचे हो गया। कोई आदमी यहां रहता है तो वो तो ऐसे रहता होगा, सही में ऐसे ही रहता है भाई। आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, ये क्या है बताइए तो? ये ग्लोब है कि नहीं है? तो सारा कंट्री यहाँ है, सब देश यहीं पे है। हमारा हिंदुस्तानी देखिए यहाँ पे है। तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग ऐसे अर्थ के सरफेस से ऐसे सीधे खड़े हैं, लेकिन हम लोग इस पे ऐसे हैं। तो जब आप किसी वस्तु को इधर से छोड़ते हैं तो अर्थ सेंटर की तरफ खींचती है, ना कि अर्थ ऐसे खींचती है। पृथ्वी नीचे खींच रही होती ना, तो हम लोग अब उलट गए होते। आई बात समझ में? आई आई हिंद महासागर प्रशांत महासागर कब स्पेस में उछल कूद कर रही होती। आई बात समझ में? ये सब नीचे चली गई होती। अर्थ जो है ऐसो कि पृथ्वी सभी चीजों को अपने किधर खींचती है? फिर से बोलिए, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ। तो इसको सुधार कर रखिए, अगली बार से नहीं सुनना चाहेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी हमेशा किसी वस्तु को किधर खींचती है? तो यहां से कैसे? हमने तो पृथ्वी से इसको सटाया नहीं। क्या मैंने पृथ्वी से इसको सटा दिया? नहीं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अर्थ का यहां पर फील्ड है, और उस फील्ड का नाम क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र। क्या नाम है? वैसे ही क्या होता है कि जैसे ये आवेशित वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, वापस आ जाइए अब। यहां पर देखो, ये क्या बताओ? आवेशित वस्तु है, और ये आवेशित वस्तु का अपना एक फील्ड होगा, चारों तरफ अपना एक स्पेस होगा। अच्छा, मैं सर्कल घेर दूं ना, तो आप फिर सिर्फ ऐसे मत सोचना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे आवेशित वस्तु है तो इधर भी सोचना है, इधर भी सोचना है, ऊपर भी सोचना है, पीछे भी सोचना है, नीचे भी, चारों तरफ। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। इसके चारों तरफ, ये नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर ऐसे वो प्लेन पकड़ लिए उसमें सोच रहे हैं, ना ना ना। ये बनाते हम लोग बोर्ड पे ऐसा ना कि बहुत सारा चीज दिमाग से दिखता नहीं है, वैसे आंख होते हुए हम लोगों से छिप जाता है। इस बात का ध्यान रखना। थ्री डायमेंशनल है, फुटबॉल के जैसा, कि सेंटर पे अगर एक बॉडी है तो चारों तरफ उसके स्पेस में क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखोगे तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, विकर्षण का बल लगेगा, ये इसको भगाएगा। कब तक भगाएगा? जब तक ये इसके फील्ड में है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दें, बहुत दूर रख दें, यहां रख दें, ये बल लगाएगा? लगाएगा भी तो बहुत कम। ये बात समझ में आ रही है आपको? रेहाना बोलिए। देखिएगा ना, कहीं होता है कोनो कोनो जगह पे एक कुत्ता बांधल रहता है। क्या बांध होता है? एक कुत्ता बांधेगा, और उसको लंबा सिकर रहता है, और गोल गोल घूम घूम के अपने को एरिया बनिल रहता है। जैसे उसके क्षेत्र में पाँव रखिएगा, जाऊं जाऊं, काट लेगा वो, काटियो लेगा आपको। उसके क्षेत्र से बाहर आइए, और जैसे जैसे दूर जाइएगा वो जाऊं 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 जाऊं, उसका आवाज कम होता जाता है। क्या होता है? आज जैसे जैसे उसके करीब आइएगा उसका प्रभाव बढ़ते जाता है, उसका प्रभाव। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे ये चार्ज को दूर ले जाइएगा, इसके बीच का, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इसको दूर लेके जाइएगा, इसका फील्ड है, इसका फील्ड इन्फिनिटी तक है। लेकिन बात यह है कि इन्फिनिटी तक इसका बढ़िया प्रभाव नहीं है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका प्रभाव क्या होगा? घटते जाएगा। तो हम कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम कहते हैं कि आवेश के चारों तरफ का, बोलिए मेरे साथ साथ, धन्यवाद। आवेश के चारों तरफ का, बोलो, आवेश के चारों तरफ का वह स्थान, और स्थान का मतलब सतह नहीं ना समझ रहे हैं, चारों तरफ है स्पेस। हाँ, तो फिर से, आवेश के चारों तरफ का वह स्थान जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो हम कहेंगे इस आवेश का, ये चारों तरफ इसका अपना फील्ड है, इसमें आप आइएगा ना तो आप पर प्रभाव, उस पर आप ये अपना प्रभाव डालेगा। आई बात समझ में? ध्यान से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आवेश की एक खासियत होती है, हम लोग चौथा गुण लिखने जा रहे थे, तो चौथा गुण में हमको यही लिखना है कि आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? तो चौथा यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आवेश अपने आसपास, क्या चारों तरफ लिखते हैं, अपने चारों तरफ क्या, बोलिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
ठीक है, अब सुनिए बात, ये बात यहीं तक सीमित रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन आप लिखने के लिए कहिएगा तो इसमें मैं थोड़ा सा एक एडवांस भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, लिखने के लिए, जानकारी के लिए अगर एक्स्ट्रा कुछ आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, बोलो पार्टिकल बोले तो कोई कण है, और ये कण पे मान लो धनावेश या ऋणावेश कोई भी ले सकते हो, हम लोग बारी बारी से बस पॉजिटिव लेके समझ रहे हैं। जब भी समझना होगा तो हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेंगे, धनावेशित वस्तु लेंगे, जनरली वही आदत लगा होता है, ठीक है, शुरू से अंत तक करने का। लेकिन आप चाहो तो माइनस भी लेकर के समझ सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, कोई रोक नहीं रखा है। तो मान लो एक कण है और उसमें पूरा का पूरा धनावेश है, क्या बोलो, तो इसके आसपास चारों तरफ क्षेत्र होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, तो अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है, किस में है, यदि आवेशित कण, ये जो आवेशित कण है, यदि आवेशित कण विराम में है, विराम में यदि आवेशित कण, कण छूट गया, हाँ, यदि आवेशित कण विराम में है तो सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ विद्युत, ऐसे समझ जाइएगा, ये क्या लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, नहीं आप बड़का लिखिएगा, ये क्या लिखा पढ़िए, ठीक है, धन्यवाद। यदि आवेशित कण विराम में है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, ये पढ़िए, उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा वापस आइए, इसको जरा ध्यान दीजिए, यही आवेशित कण है, एकदम वही चार्ज पार्टिकल है, ध्यान सुनना, इस पर अंतर हो जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर दे, मतलब इसके पास वेग आ जाए, क्या आ जाए, और वेग जो है बराबर लिख के मैं लिखता हूं नियत, क्या लिखता हूं, तो अगर इसके पास वेलोसिटी आ जाए, अगर रुका हुआ है तो चारों तरफ का जो स्पेस है उसमें खाली एक क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल जब चलना शुरू कर दे, यदि आवेशित कण, ध्यान से सुनिएगा चीजें बदलेंगी, यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण नियत वेग से, किस वेग से, नियत वेग से गतिमान हो, गतिमान हो, तब पढ़िए तो क्या लिख रहे हैं, हाँ, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, ये देखिए थोड़ा सा नया चीज एंट्री होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, जरा ये पढ़िए तो, वाह समझ गए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब वही आवेशित कण है, वही चार्ज पार्टिकल है, वही आवेशित कण है, वही चार्ज पार्टिकल है आपका जो है, सो कि अगर चलना शुरू कर दे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेग से, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट नहीं करता बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। आई बात समझ में, और ये बात हम लोग समझ पाएंगे जब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर का नाम है हमारे पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगला पाठ का नाम क्या है, तो वहां पे इस बात की चर्चा मैं फिर से करूंगा कि किस तरीके से होगा। इसका एक स्टेप और होता है कि जब वेग नियत ना हो, त्वरित हो, एक्सेलरेटेड हो, तो क्या होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और यही चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा एनर्जी भी रेडिएट करना शुरू कर देता है। आई बात समझ में, ये बार बार कट क्यों जा रहा है वीडियो, ठीक है, तो बोलिए यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई, हाथ उठाइए, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, और बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे इसके आगे जो है सो कि। थैंक यू।